अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने कवर करना है वो है द डिफरेंसेस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फ्रॉम हिंदुइज्म। आप लोगों को पैटर्न तो पता ही है लेक्चर का कि क्या है। हम लोग एक ही टॉपिक को 3 दफा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट उसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं, देन उसको सारा उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं, आफ्टर दैट थर्ड टाइम उर्दू और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से आपकी अच्छी तरह से रिवीजन हो जाती है और आपको बार बार उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। द डिफरेंसेस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फ्रॉम हिंदुइज्म। Hinduism is totally different from the other two because of its teachings. Jainism and Buddhism do not acknowledge the books of Hinduism. Both religions are strictly against caste and creed system, while Hinduism believe in caste and creed system. Buddhism and Jainism lay stress on the theory of non-violence. Jainism and Buddhism allow preaching, while in the Hinduism one cannot be converted to a Hindu by force. Jainism and Buddhism teach to refrain from sins, while Hinduism believe that after taking bath their sins are washed away. In Hinduism, worldly life is given importance, while Jainism and Buddhism are inclined towards monarchy. Okay. हिंदू मत का बुद्ध मत और जैन मत से फर्क। हिंदू मत एक पेचीदा मजहब था, जबकि बुद्ध मत और जैन मत सादा मजाहिब थे। हिंदू मत के बरक्स बुद्ध मत और जैन मत में अदम तशद्दुद पर जोर दिया गया। हिंदू मत में मौजूदा ब्राह्मणों की बर्तरी और वेदों को बुद्ध मत और जैन मत तस्लीम नहीं करते थे। हिंदू मत में ऊंची और नीची जात का तस्वर दिया गया, जबकि बुद्ध मत और जैन मत के मानने वाले जात पात पर यकीन नहीं रखते थे। हिंदू मत अपने अरूज और खसूसियात के लिहाज से बुद्ध मत और जैन मत से कतई मुख्तलिफ था। हिंदू मत में देवी देवता की पूजा की जाती थी, जबकि बुद्ध मत के आगाज और जैन मत में ऐसी चीजों का तस्वर नहीं था। ओके, सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें ऊपर उन्होंने क्या कहा है कि हिंदुइज्म किस तरह से दो और मजहब हैं, एक जैनिज्म और दूसरा बुद्धिज्म, इन दोनों से किस तरह से मुख्तलिफ है। नीचे उन्होंने कुछ तालीमात बताई हैं, कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि इन बेस पर हम एक चीजों को दूसरी चीज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट हमेशा मुख्तलिफ की बेस पे होता है। सिमिलरिटीज हम लोग देखते हैं उन दोनों में चीज में क्या है, और डिफ्रेंशिएट उन दोनों में ऑपोजिट क्या है। डिफ्रेंशिएट का मतलब भी यही होता है। ओके, अब उन दो मजहबों में और हिंदुइज्म में डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हिंदुइज्म में है और बाकी मजाहिब में नहीं है, जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े हैं। वैसे तो बहुत सारे मजाहिब हैं, लेकिन हम लोगों ने फोकस सिर्फ इन दो पे करना है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोगों का जो कंसर्न है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डू नॉट एक्नॉलेज द बुक्स ऑफ हिंदुइज्म, कि हिंदुइज्म की जो भी उनकी बुक हैं, वेदनाथ या जो भी उनकी बुक्स हैं उनके रिलीजन की, उनको नहीं मानते, उनको एक्नॉलेज नहीं करते, उन पे जो तालीमात लिखी हुई हैं उनको फॉलो नहीं करते। वो टोटली उनसे डिफरेंस है। मतलब उनकी हर एक मजाहिब में उनकी अपनी एक किताब है, अपनी एक बुक्स है, जिस बुक्स को फॉलो करते हुए, जैसे हम लोग मुसलमान हैं
तो मुसलमान होने की हैसियत से हम लोग अपनी जो तालीमात हैं या जो अपनी अपनी सही राह है वो कहाँ से ढूंढते हैं? हम लोग पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से देखते हैं और कुरान मजीद से देखते हैं। क्रिश्चियन अपनी बुक से देखती हैं, हिंदुइज्म अपनी बुक से देखते हैं। तो हर मजाहिब की जो अपनी अपनी बुक है, अपनी कोई किताब है, उनकी कोई गाइडेंस के लिए। तो सेम जो हिंदुइज्म की बुक्स थी उनको जैनिज्म और बुद्धिज्म नहीं मानते थे। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। बोथ रिलीजन आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कास्ट एंड क्रीड सिस्टम व्हाइल हिंदुइज्म बिलीव इन कास्ट एंड क्रीड सिस्टम। कास्ट एंड क्रीड सिस्टम का मतलब क्या है? जात पात का निजाम। हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि हिंदुइज्म में 4 जातें थी उनकी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ऑल दैट, ये वाली जातें। उनमें उनको उनके हिसाब से फिर उनके काम डिवाइड किए हुए थे कि ये जो जात के लोग हैं ये काम करेंगे, ये काम करेंगे एंड ऑल दैट। उनमें बराबरी का तस्वर नहीं था, इक्वलिटी नहीं थी। कोई अगर बर्तरी पे है, कोई अमीर है तो वो अमीर तरह है, कोई गरीब है तो वो गरीब तरह है, कोई मिडिल तरह। मतलब उनको अलाउ ही नहीं था कि वो छोटे तबके के जो लोग थे वो ऊपर वाले तबके के लोगों से बात कर पाते। उनमें एक बाउंड्री क्रिएट कर दी गई थी कि तुम लोग अच्छे हो और तुम लोग बुरे हो। नेचुरली तौर पे इंसान अगर छोटी जात में पैदा हो जाता है तो वो उसको बुरा ही तस्वर करेंगे, इट डजेंट मैटर उसमें कितनी अच्छाई है। ये सारी चीजें हिंदुइज्म में पाई जाती थी। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे उन्होंने इस चीज को अलाउ नहीं किया। वो कास्ट के सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे। वो ये कहते कि सारे जो लोग हैं वो बराबरी पे की सतह पर हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वलिटी की बेस पे डिफरेंशिएट किया जाना चाहिए, उनकी इंटेलिजेंसी की बेस पे उनको तब दिया जाना चाहिए कि ये अच्छा है या बुरा है, या उनके अमाल की बेस पे। सेकंड पॉइंट क्या है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ले स्ट्रेस ऑन द थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब वो नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड पॉइंट क्या है? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अलाउ प्रीचिंग वाइल इन द हिंदुइज्म वन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू हिंदू बाय फोर्स। ओके, जैसे हमारे इस्लाम में है कि तबलीग करना चाहिए। आप लोगों को तबलीग की, उन लोगों को बताओ सही क्या है गलत क्या है। फोर्स से कोई काम नहीं होता, लेकिन उन्हें बताएं जरूर कि ये चीज गलत है, ये सही है, आप प्रीच करना चाहिए, उन तक तालीमात या पैगाम पहुंचाना चाहिए। लेकिन जो हिंदुइज्म है वो इस चीज पे फोकस नहीं करता, वो कहते हैं ये गलत है। लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म इस चीज को सही समझता है, प्रीचिंग को वो सही समझता है, तबलीग को वो सही समझता है। Jainism and Buddhism teach to refrain from sins, while Hindus believe that after taking bath their sins are washed away। कि जैनिज्म और जो बुद्धिज्म है वो क्या तालीमात देते हैं? वो ये तालीमात देते हैं कि अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाओ। जितनी ख्वाहिशात आप लोगों की कम होंगी, जितनी ख्वाहिशात महदूद होंगी, उतना ही आप गुनाहों से दूर रहेंगे। लेकिन और इसी साइड पे अगर इसको कंपेयर की जाए हिंदुइज्म के साथ, तो वो ऐसा नहीं कर समझते। उनको कहते हैं कि उनका जो एक बात है, उनकी एक झील है गंगा जल ऑल दैट, उसमें अगर वो बाथ ले लेते हैं, उसमें अगर वो शावर ले लेते हैं, उसमें वो नहा लेते हैं, तो वो पाक हो जाते हैं, उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये उनका बिलीव है। लेकिन जैनिज्म में ऐसे नहीं है। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान पूरी जिंदगी गुनाह करता है और वो जाके उसमें नहा लेता है, वो गुनाहों से पाक हो जाता है। अपने नफ्स पे काबू पाए। जब तक आप अपने नफ्स पे काबू नहीं पाएंगे, बुरी चीजों से रुकेंगे नहीं, अपने आप को रोकेंगे नहीं, अपनी ख्वाहिशात को कम नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भी गुनाह से आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी लड़ाई आपकी अपनी नफ्स के साथ है, आप अपनी ख्वाहिशात के साथ है। ओके, लास्ट पॉइंट जो हमारा है, इन हिंदुइज्म वर्ल्डली लाइफ इज गिवन इम्पोर्टेंस व्हाइल जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर इंक्लाइंड टुवर्ड मोनार्की। कि हिंदुइज्म में जो उनकी लाइफ है ना, प्रेजेंस में जो नजर आ रहा है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। लेकिन बाकी जो मजाहिब है उनमें ऐसा कोई चीज नहीं। आई होप सो दैट कि आप लोगों को इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि हिंदुइज्म में क्या है और जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या है। सबसे पहली बात जो देखनी है वो ये है कि वो उनकी बुक्स को नहीं मानते। दूसरी बात क्या है? कास्ट एंड क्रीड सिस्टम है। तीसरी बात क्या है? प्रीचिंग को वो नहीं कर रहे। चौथी बात क्या है कि वो कह रहे हैं अपने नफ्स पे काबू पाएं, अपनी ख्वाहिशात को कम करें। लेकिन हिंदू क्या कहते हैं कि वो एक दफा बात ले लेते हैं तो सारे सिंह से महफूज हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और थर्ड फिफ्थ सॉरी जो क्या है वो हमारे पास क्या है, वो ये है कि वर्ल्डली लाइफ इंपॉर्टेंस है उसमें हिंदुइज्म ने, लेकिन जैनिज्म में और बुद्धिज्म में ये नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, जो हमारा टॉपिक है, वो है विजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट।
356 to 323 BC. BC mean before Christ. Alexander was born in Greece in 356 BC. He left for India to capture its wealth as well as to conquer the world. It was the first European attack on India. Alexander came to India in 326 BC from Central Asia, conquering Kabul and broader areas. He crossed the Indus River and advanced towards Texla. The Raja of Texla welcomed him very warmly and offered him many precious gifts. This pleased Alexander. After his stay, after his stay in Texla, he stepped toward Jhelum to attack Raja Porus, who was a brave person. He preferred a battle to welcome Alexander. As the war started, Alexander shot hundreds of arrows at the elephant of Raja army. Thus, Raja army was routed. Raja fought bravely, but in the end, he lost the battle. Alexander had won the battle, but the bravery of Porus impressed him a lot. He returned him his empire. Alexander lost his life while going back to Greece. Alexander brought with him many learned scholars who wrote about India. Sea routes were also discovered between the east and west because of Alexander's attack on India. सिकंदर यूनान में 356 कबल मसीह में पैदा हुआ। वो हिंदुस्तान की दौलत पर कब्जा करने के साथ साथ दुनिया को फतह करने के लिए रवाना हुआ। यह हिंदुस्तान पर पहला यूरोपी हमला था। सिकंदर 326 कबल मसीह में 326 कबल मसीह में वस्ती एशिया से काबुल और सरहदी इलाकों को फतह करता हुआ हिंदुस्तान आया। उसने दरियाए सिंध को अबूर किया और टेक्सला की तरफ बढ़ा। टेक्सला के राजा ने इसको बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, बहुत से कीमती तोहफे भी पेश किए। टेक्सला में कयाम के बाद इसने राजा पोरस पर हमला करने के लिए झेलम की तरफ कदम बढ़ाया, जो एक बहादुर शख्स था। उसने सिकंदर का इस्तकबाल करने की बजाय जंग को तरजीह दी। जंग शुरू होते ही सिकंदर ने राजा की फौज के हाथियों पर सैकड़ों तीर मारे। इस तरह राजा की फौज को शिकस्त दी गई। राजा ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वो जंग हार गए। सिकंदर जंग तो जीत गया था, लेकिन वो राजा की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने अपने इस उसने उसने इसकी सल्तनत वापस कर दी। सिकंदर उस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठा जो वो यूनान वापस जा रहा था। सिकंदर अपने साथ बहुत से ऐसे आलमों को लाया था जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा। हिंदुस्तान पर सिकंदर के हमले की वजह से मशरिक और मगरिब के दरमियान समुद्री रास्ते भी दरियाफ्त हुए थे। ओके, जो अब हमारा लास्ट पॉइंट है जिसके जरिए हम लोग चीजों को डिस्कस करते हैं, हम लोग उसकी तरफ मूव ऑन कहते हैं, और उसके लिए हम दोबारा से इसकी रीडिंग करेंगे और साथ साथ चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम का जो हमला था उसकी हम लोग बात करेंगे। उसने कैसे हमला किया और किस ड्यूरेशन में हमला किया। सबसे पहली जो चीज आप लोगों को इसमें से याद करनी है वो टाइम पीरियड, जो टाइम ड्यूरेशन है इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या, 356 टू 323 BC। BC मीन बिफोर क्राइस्ट। Alexander was born in Greece in 356 BC। अलेक्जेंडर सबसे पहले पैदा कहाँ हुआ था, उसकी पैदाइश कहाँ हुई थी, उसका जन्म कहाँ हुआ था? वो ग्रीस में पैदा हुआ था, यूनान में पैदा हुआ था। ही लेफ्ट फॉर इंडिया टू कैप्चर इट्स वेल्थ एज वेल एज टू कॉन्कर द वर्ल्ड। कि उसे कोई इल्हाम हुआ होगा या उसको ऐसे था कि मुझे दौलत इकट्ठी करनी है, इसके लिए वो उसने क्या किया, अपने सफर पे रवाना शुरू हुआ। किसकी तरफ? इंडिया की तरफ, और दुनिया को फतह करने के लिए वो निकल गया। इट वॉज द फर्स्ट यूरोपियन अटैक ऑन इंडिया। कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया पे हमला किया था वो यूरोपियन की तरफ से हिस्ट्री का सबसे जो पहला अटैक तस्वर किया जाता है वो ये था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजमी ने इंडिया पर किया था। Alexander came to India in 326 BC from Central Asia, conquering Kabul and border areas। Alexander the Great जो था
वो हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हुआ, किस वक्त दाखिल हुआ, उसका टाइम पीरियड क्या था। उसका जो टाइम पीरियड है वो 326 BC है। वो सेंट्रल एशिया जो था उससे होता हुआ, मतलब वस्ती एशिया से होता हुआ, पहले उसने काबुल को फतह किया और फिर उसके इर्द गिर्द के जो इलाके थे उनको फतह करता हुआ वो कहाँ पहुंचा, वो इंडस रिवर के जरिए टेक्सला की तरफ रवाना हुआ। The Raja of Texla welcomed him very warmly and offered him very precious gift. जब वो टेक्सला पहुंचा तो वहां का जो राजा था उसने अपने आप को सिलेंडर कर दिया। उसने क्या किया, उसको बहुत सारे उसको तोहफे दिए और उसको वेलकम किया गर्मजोशी के साथ, अलेक्जेंडर दी ग्रेट को। कुछ दिन वहां स्टे करने के बाद वो अगली अपनी जो मंजिल थी, अपनी उसकी जर्नी, नेक्स्ट जर्नी थी, वो उसने स्टार्ट की। द राजा ऑफ टेक्सला, ये जो हम लोगों ने पढ़ लिया, दिस प्लीज्ड अलेक्जेंडर, कि ये जो गिफ्ट थे या उनका जो वार्म वेलकम था, जिस तरीके से उसने उसे वेलकम किया था, जो उसका वे था उसको वेलकम करने का, और जो उसने उसे गिफ्ट दिए थे, इस अंदाज ने उसको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। किसको इम्प्रेस किया? अलेक्जेंडर द ग्रेट को इम्प्रेस किया। किसने? द राजा ऑफ टेक्सला की, जो उनका था वेलकम की करने का जो अंदाज था, उससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। After his stay in Taxila, he steamed forward to Jhelum to attack Raja Poros, who was a brave person. टैक्सला में कुछ दिन का याम करने के बाद वो अपनी नेक्स्ट जो जर्नी थी वो किसकी तरफ? जेहलम की तरफ रवाना हुआ। और वहां का जो राजा था वो कौन सा राजा था, पता होना चाहिए। टैक्सला का जो राजा था उसका उन्होंने नाम नहीं मेंशन किया, सिर्फ एक नेम बताया कि टैक्सला का राजा, उसने उसे वेलकम किया। लेकिन जो जेहलम का राजा था उसका उन्होंने नेम मेंशन किया, राजा पोरस। ये आप लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि जो राजा पोरस था वो कौन सी जो कंट्री थी उसका राजा था, आप लोगों की कौन सी जो सिटी थी उसका राजा था। इसके लिए आपको चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ये आपको लाजमी रिमेम्बर करना है ताकि आप लोगों ये चीजें भूलें ना। जो राजा पोरस था वो बहुत ही एक बहादुर इंसान था। ही प्रेफर्ड ए बैटल टू वेलकमिंग अलेक्जेंडर। उसने क्या किया? बैटल मीन जंग को तरजीह दी एज कंपेयर टू, वो उसे वेलकम करता और अपनी सल्तनत उसके हाथ दे देता। मीन उसने लड़कर हारने को तरजीह दी, ना कि सिलेंडर करने को तरजीह दी। मतलब जंग लड़ने से पहले ही वो सिलेंडर उसने नहीं कर दिया कि ठीक है अभी मैं तो हार गया हूँ, तुम ले जाओ मेरी सल्तनत। नहीं, उसने कहा मैं लड़ूंगा और लड़ने के बाद अगर मैं हारा तो देन ये सल्तनत तुम्हारी। एज दी वार स्टार्टेड, जैसे ही जंग स्टार्ट हुई, जंग का ऐलान हुआ, अलेक्जेंडर शूट हंड्रेड्स ऑफ एरोज एट द एलिफेंट ऑफ राजा आर्मी। तो उसने क्या किया कि तीरों की बरसात कर दी, जो राजा की आर्मी थी ना उसके ऊपर तीरों की बरसात कर दी। राजा आर्मी वाज रूटेड, राजा की जो आर्मी थी उसे शिकस्त तो हुई। राजा फाउट ब्रेवली बट इन द एंड ही लॉस्ट द बैटल। उसने बहादुरी से मुकाबला किया, वो भी एक ब्रेव पर्सन था, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। उसने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन जो अलेक्जेंडर की ग्रेट थी उसके पास स्किल ज्यादा थी, उसके पास फौज ज्यादा थी, या उसकी किस्मत में लिखा था ना, ऑल दैट, वो एट द एंड जो रिजल्ट था, अलेक्जेंडर द ग्रेट वो बैटल जो जीत गया। Alexander had won the battle, but the bravery of Porus impressed him a lot. वो जंग तो जीत गया, लेकिन जिस जज्बे के साथ, जिस जुनून के साथ, जिस हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ उसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, अपने एम्पायर को बचाने के लिए वो लड़ा, अलेक्जेंडर द ग्रेट को वो उसके बहुत ज्यादा चीज पसंद आई। तो उसने क्या किया, इस खुशी में उसने जिस अंदाज में उसने वो लड़ा, जो उसका इंटेलिजेंस थी, जो उसका वे था, उससे उसने बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। इम्प्रेस होने के बाद उसने उसको उसकी सल्तनत वापस कर दी। ही रिटर्न्ड हिम हिज एम्पायर, उसने उसको इसकी सल्तनत वापस कर दी। अलेक्जेंडर लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल ही वाज गोइंग बैक टू ग्रीस। मतलब जब अपनी होमलैंड वापस जा रहा था, इतनी चीजों को, इतनी जगहों को, इतनी कंट्रीज को फतह करने के बाद, उनसे वेल्थ इकट्ठी करने के बाद, जिस पर्पस के लिए वो आया था वो पर्पस पूरा करने के बाद, जब वो वे टू बैक था, वे बैक टू होम था, अपने घर वापस जा रहा था, अपने नेशन वापस जा रहा था, तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। वो अपने साथ एक बहुत सारी फौज लेके चलते थे, जिसमें हिस्ट्री लिखने वाले लोग भी होते थे। वो लिखते थे, बताते थे कि इस जगह पे ये हुआ या इस जगह पे ये हुआ। Alexander bowed with him many learned scholar who wrote about India, कि उसने अपने साथ बहुत सारे स्कॉलर, आलम
पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन लेके आया था, जिन्होंने इंडिया के बारे में जो ले देखा, जो वहाँ पे चीजें ऑब्जर्व की, वहाँ का रिलीजन कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के स्टाइल कैसा है, वहाँ का वे ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ की जुबान क्या है, एंड ऑल दैट सारी चीजें उन्होंने देखी, या किस तरह से उन्होंने उसे कॉन्कर किया, कितना उनकी लैंड थी, कितने वहां पे लोग आबाद थे, एंड ऑल दैट, जो जो चीजें उन्होंने वहां पे देखी, तारीखी इमारत एंड ऑल दैट, उनको वो साथ साथ लिखते जाते थे। Sea routes were also discovered between East and the West because of Alexander attack on India। कि अलेक्जेंडर सिकंदरी आदमी ने इंडिया पर जो अटैक किया, उसकी वजह से बहुत सारे रूट्स जो थे वो दरियाफ्त हुए, उसकी वजह से। इसमें सब जो चीजें आपको रिमेम्बर करनी चाहिए, हम एक दफा इसकी समरी करते हैं। आप लास्ट पे, ये सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो पैदा कब हुआ, फर्स्ट थिंग। देन हम लोगों ने देखना है कि उसकी जो रवानगी थी, उसका जो सफर था, कॉन्करिंग था, उसकी जो जर्नी थी दुनिया को फतह करने के लिए, वो कब स्टार्ट हुई, उसकी आपको डेट पता होनी चाहिए। 326 BC जो है, वो आप लोगों को उसकी डेट पता होनी चाहिए। देन आफ्टर दैट वो सबसे पहले किधर गया, कौन सी जगह थी जिसको उसने कॉन्कर किया, देन वो किस जगह की तरफ मूव हुआ, और जो फिर हम लोग ने राजा पोरस के बारे में पढ़ा, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको छोटी छोटी माइनर माइनर से जो चीजें हैं वो याद रखनी चाहिए। ये माइनर नहीं है, ये तो मेजर है। इनमें से ये चीजें हर टॉपिक में इसमें आप लोगों को बता देती हूँ कि ये चीज याद रखें, ये चीज याद रखें, एंड ऑल दैट, वो चीजें फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। राजा पोरस जो था वो किस कंट्री या किस सिटी का राजा था, वो झेलम का राजा था। किस जो सिटी या जो कंट्री है के राजा ने उसको वार्मली वेलकम किया, टक्सला के राजा ने उसको वार्मली वेलकम किया। देन वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ कब हुई, व्हेन ही वे बैक टू होमलैंड, व्हेन ही वे बैक टू हिज होमलैंड, तब उसकी डेथ हुई। और उसने क्या क्या डिस्कवर्ड किया, रूट्स डिस्कवर हुए, सी रूट्स डिस्कवर हुए, ये भी हम लोग इसकी, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब इंडिया पर अटैक किया तो ये चीजें हैं, नो ऑल दैट, ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोगों ने इसमें देखी हैं। हम लोग अपना जो थर्ड जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, पर देन हमारा जो लेक्चर है वो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोगों को जो चीजें डाइजेस्ट करना भी जो है ना वो मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट चीजें हैं वो हम लोग, जो नेक्स्ट हमारी चीजें हैं इस चैप्टर के बारे में, वो अगले हम लोग लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। एंड आई होप सो दैट कि आप लोगों को इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं रही होगी जिसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो। अगर आप लोगों को फिर भी लगे कि कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, एक दफा सुनिए, दूसरी दफा सुनिए, ऑल दैट, फिर आप लोगों की चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।